शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है टिश्यूज़। जैसा कि पहले आपको बताया गया था कि जो टिश्यूज़ होते हैं वो जब सिमिलर सेल्स आपस में ऑर्गेनाइज होते हैं, ग्रुपिंग करते हैं और सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो उसके रिस्पॉन्स में क्या होता है, टिश्यूज़ बनते हैं। अब रॉस एंड विल्सन बुक के अकॉर्डिंग जो टिश्यूज़ हैं उसको 4 क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है। ये क्लासिफिकेशन दी हुई है टिश्यूज़ की। नॉर्मली बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं वो कहते हैं कि वो 4 टाइप्स के होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू या फिर इसको एपिथेलियम बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड वन इज़ द मसल टिश्यू एंड फोर्थ वन इज़ द नर्वस टिश्यू। ये 4 कैटेगरीज़ हैं जिसमें टिश्यूज़ जो बॉडी के होते हैं, ह्यूमन बॉडी के होते हैं, उसको क्लासीफाई किया जाता है। अब ये जो 4 कैटेगरीज़ हैं इन सब की आगे जो है वो टर्न बाय टर्न जो है वो एक्सप्लेनेशन दी गई है बुक में। नंबर 1 इज़ द एपिथेलियल टिश्यू। अगर इसको स्टडी किया जाए तो वो कहते हैं जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ना, सबसे पहले अगर हम इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो ये मौजूद होता है जो बॉडी की कैविटीज़ होती हैं, उनकी जो लाइनिंग्स होती हैं, जितनी भी बॉडी की कैविटीज़ होती हैं उसकी जो लाइनिंग्स होती हैं उसमें ये लोकेटेड होता है। इसके अलावा हॉलो ऑर्गन्स में लोकेटेड होता है, ग्लैंड्स में होता है, ट्यूब्स में होता है। ट्यूब्स जैसे कि लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं या फिर बॉडी में जो ब्लड वेसल्स लोकेटेड होती हैं या फिर जो नेफ्रॉन्स वगैरह की ट्यूब्स होती हैं, कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं, उस सब में जो उनकी लाइनिंग होती है उसमें क्या लोकेटेड होता है, एपिथेलियल टिश्यू होता है लोकेटेड। ठीक है, जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ना, इसके जो सेल्स होते हैं वो आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं और इसकी वजह से जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं वो बहुत कम होती हैं और इंटरसेलुलर मटेरियल जो होता है वो भी कम होता है क्योंकि आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं और स्पेसेस बहुत कम होती हैं इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन और स्ट्रक्चर आपस में क्लोजली रिलेटेड होता है। अब ये लाइनिंग्स वगैरह में जहाँ पर मौजूद होती है वहाँ पर ये क्या करती है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। प्रोटेक्शन किसको देती है, जो इसके अंडरलाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसकी ये लाइनिंग में मौजूद होती है उसको प्रोटेक्ट करती है। प्रोटेक्ट किस चीज़ से करती है, डिहाइड्रेशन से प्रोटेक्ट करती है, किसी भी केमिकल या किसी भी मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करती है। सिक्रीशन की अगर बात की जाए, इसका नेक्स्ट फंक्शन जो है नंबर 1 इज़ प्रोटेक्शन और सेकंड वन फंक्शन इसका सिक्रीशन है। जैसा कि बताया गया है कि जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं अगर हम जनरली बात करें तो ये ग्लैंड्स वगैरह में मौजूद होते हैं तो वहाँ पर इनका फंक्शन क्या होता है, ये सिक्रीशन करते हैं। एब्जॉर्प्शन करना भी इनका काम होता है। नॉर्मली जो एपिथेलियल टिश्यू के आगे हम टाइप्स पढ़ेंगे उसमें बताया हुआ है कि इनकी कुछ टाइप्स ऐसी होती हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में लोकेटेड होती हैं, वहाँ पर क्या करती हैं, वो एब्जॉर्प्शन का काम कर रही होती हैं। अब अगर हम इसकी टाइप्स की बात करते हैं, एपिथेलियल टिश्यू को नॉर्मली इसकी ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है। नंबर 1 इज द सिंपल एंड सेकंड वन इज द स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम वो होती है जो सिंपल होती है, जिसकी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होती है, जिसमें एक सिंगल लेयर होती है सेल की। ठीक है, और स्ट्रेटिफाइड क्या होती है, जिसमें सेवरल लेयर्स होती हैं सेल की जो कि आपस में ऑर्गेनाइज होकर एक होल स्ट्रक्चर बना रही होती हैं एपिथेलियम का, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है, सिंपल एपिथेलियम क्या होगी, जिसमें सिंगल लेयर होती है। और जो सिंपल एपिथेलियम होती है इसको फर्दर जो है वो 3 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होती है जिसको पेवमेंट एपिथेलियम भी बोलते हैं, और नेक्स्ट वन इज द क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड थर्ड वन इज द कोलमनर एपिथेलियम। ये 3 किसके टाइप्स हैं, ये सिंपल एपिथेलियम के टाइप है। जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होती है इसको पेवमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि रोड जैसे होते हैं, जैसे पेवमेंट बनी होती है वैसे इसके सेल्स जो होते हैं वो स्टोन्स की तरह आपस में पैक हुए हुए होते हैं। मेनली जितनी भी टाइप्स हैं एपिथेलियम की उनकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है। जब लोकेशन का पता होगा तो आप उसके अकॉर्डिंग उनके फंक्शंस भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी लोकेशन की बात करते हैं ना, जब स्क्वेमस एपिथेलियम की, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की जब लोकेशन की बात करते हैं तो ये हार्ट की जो इनर मोस्ट लेयर होती है एंडोकार्डियम, वहाँ पर ये लोकेटेड होते हैं। जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो लिम्फ वेसल्स होती हैं, वहाँ पर भी लोकेटेड होता है, उनकी भी इनर मोस्ट लेयर में होगा। इसके अलावा जो एल्वुलाई होते हैं लंग्स के, वहाँ पर ये लोकेटेड होते हैं। और जो कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं, जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होती हैं नेफ्रॉन की, वहाँ पर ये मौजूद होता है। अब जब आप इसकी लोकेशन को जो है वो अंडर कंसिडरेशन रखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसका मेन फंक्शन या तो एब्जॉर्प्शन है या फिर ये वहाँ पर मौजूद है जहाँ पर सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्टेशन करवानी होती है, क्योंकि ये एक सिंगल लेयर पर बेस करता है। जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है इसमें क्यूब शेप सेल्स होती हैं। इनका साइज जो है वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की निस्बत थोड़ा बड़ा होता है, क्यूब शेप सेल्स होते हैं ये। और ये मेनली कहाँ पर मौजूद होते हैं, ये मेनली मौजूद होते हैं किडनी ट्यूब्यूल्स में।
ٹھیک ہے, وہاں پر اس کی وال میں یہ موجود ہوتے ہیں ری ایبزارپشن کروانے کے لیے. اور گلینڈز ہوتے ہیں جیسے کہ تھائرائڈ گلینڈ ہوتے ہیں, مینلی ان کا کام سیکریشن ہوتا ہے, اس لیے یہ گلینڈز میں موجود ہوتے ہیں, یہ اس کا مین کام ہے. ٹھیک ہے, کولمنر ایپیتھیلیم کہاں پر لوکیٹ ہوتا ہے؟ جو کولمنر ایپیتھیلیم ہوتا ہے نا, اس میں تھوڑے لمبے سیلز ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دیٹ آف دا کیوب شیپ سیلز, یعنی کہ کیوبوئڈل کی نسبت ان کی لینتھ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب لینتھ زیادہ ہوتی ہے, یہ تھوڑے ٹال ہوتے ہیں اور تھن ہوتے ہیں, یعنی ان کی وڈتھ کم ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو کیوبوئڈل. اور اس میں کیا ہوتا ہے, ڈفرنٹ اڈیپٹیشنز ہو سکتی ہے ڈیپینڈنگ اپون دا سائٹ جہاں پر یہ موجود ہوتے ہیں, اس کے اکارڈنگ کیا ہوتا ہے اس میں اڈیپٹیشنز ہوتی ہیں. اب یہ کہاں پر لوکیٹڈ ہوتے ہیں؟ جو اسٹمک کی لائننگ ہوتی ہے وہاں پر یہ موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کولمنر ایپیتھیلیم جو ہوتی ہے جو اسمال انٹسٹائن میں لوکیٹڈ ہوتی ہے, وہاں پر اس کے اوپر کیا ہوتے ہیں مائکرو ویلائے اور ویلائے موجود ہوتے ہیں, جو کہ کیونکہ اسمال انٹسٹائن میں ایبزارپشن ہو رہی ہوتی ہے اس کے سرفیس ایریا کو یہ انکریز کرنے کے لیے وہاں پر اس کے پاس یہ اڈیپٹیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کا جو فری ایج ہوتا ہے وہاں پر یہ موجود ہوتے ہیں مائکرو ویلائے اینڈ ویلائے. اور اس کے علاوہ یہ موجود ہوتا ہے جو ریسپیریٹری ٹریک میں ہوتی ہے کولمنر ایپیتھیلیم, وہ سیلیٹڈ ہوتی ہے, وہاں پر سیلیا موجود ہوتے ہیں. جب ہم ایئر کو انہیل کرتے ہیں تو اس کے ساتھ جتنا بھی مطلب کہ ڈسٹ اور ڈرٹ پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ سیلیا کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں, اور اس کو بعد میں سنیزنگ کے پروسیس میں آؤٹ ورڈ باڈی سے پروپیل کر دیا جاتا ہے. تو یہ کیا ہے, یہ اس کی اڈیپٹیشنز ہیں. یہ آپ کے پاس شیپ دکھائیے, یہ سمپل سکویمس ایپیتھیلیم ہے یا پیومنٹ ایپیتھیلیم, بالکل اس کے اسٹونز ٹائپ سیل ہیں جو آپس میں اس کے کیا ہیں آرگنائز ہوئے اور اس طرح کی یہ اپیرنس دیتی ہے. یہ کیا ہے, یہ اس سے تھوڑے بڑے ہیں, کیوب شیپ سیلز ہیں. تو یہ کیا ہے, کیوبوئڈل ایپیتھیلیم ہے, سمپل کیوبوئڈل ہے, سنگل لیئر ہے. ٹھیک ہے, اور یہ کولمنر ایپیتھیلیم ہے, سمپل کولمنر ٹال, اور اس کے علاوہ تھن سیلز کس میں موجود ہوتے ہیں سمپل کولمنر ایپیتھیلیم میں. ٹھیک ہے, اب اسٹریٹیفائڈ ایپیتھیلیم کی طرف آ جاتے ہیں. جو اسٹریٹیفائڈ ایپیتھیلیم ہوتی ہے اس میں کیا ہوتی ہیں سیورل لیئرز ہوں گی سیلز کی, یہ آپ کو پہلے بتا دیا گیا ہے کہ اس میں سیورل لیئرز ہوتی ہیں سیلز کی. سنگل جو ہوتی ہے وہ سمپل میں ہوتی ہے, اور اسٹریٹیفائڈ میں کیا ہوتی ہیں ایک سے زیادہ لیئرز ہوتی ہیں. اس کی جو مین ٹائپس ہوتی ہیں اس میں اسٹریٹیفائڈ سکویمس ایپیتھیلیم آ جاتی ہے, سمپل سکویمس ایپیتھیلیم تھی, اور یہاں پر کیا ہے اسٹریٹیفائڈ سکویمس ایپیتھیلیم ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ٹرانزیشنل ایپیتھیلیم ہوتی ہے. اب جو سمپل سکویمس ایپیتھیلیم تھی اس کی تو آگے کلاسیفیکیشن نہیں دی ہوئی تھی, لیکن جو اسٹریٹیفائڈ سکویمس ایپیتھیلیم ہے اس میں سیم شیپ سیلز کی وہی ہوتی ہے, لیکن ایک سے زیادہ سیلز جو ہیں اس کی لیئرز موجود ہوتی ہیں. اب جو اسٹریٹیفائڈ سکویمس ایپیتھیلیم ہوتی ہے اس کو دو ٹائپس میں کلاسیفائی کرتے ہیں. یہ کیا ہے, کیراٹینائزڈ اسٹریٹیفائڈ ایپیتھیلیم, اور سیکنڈ ون از نان کیراٹینائزڈ اسٹریٹیفائڈ ایپیتھیلیم. کیراٹینائزڈ اسٹریٹیفائڈ ایپیتھیلیم کون سی ہوگی؟ ظاہر ہے اس کے نام سے ہی جو ہے وہ ہم اس کو ریکوگنائز کر سکتے ہیں. کیراٹینائزڈ کیراٹن پروٹین کے لیے یہ ورڈ یوز کیا گیا. ٹھیک ہے, اس میں کیا ہوتا ہے کیراٹن کی جو ہے وہ جب جو اس کے سیلز ہوتے ہیں نا اس میں کیا ہوتا ہے وہ سیلز اس کے ڈیڈ ہو جاتے ہیں جب تو اس کا نیوکلیس ڈسکارڈ ہو جاتا ہے, اور وہاں پر کیا ہوتا ہے اس کی سائٹوپلازم میں جو ایپیتھیلیم کے سیلز کی سائٹوپلازم ہوگی اس میں کیا ہوتا ہے کیراٹن پروٹین کی فلنگ ہو جاتی ہے, اس کو بولتے ہیں کیراٹینائزڈ اسٹریٹیفائڈ ایپیتھیلیم. نارملی یہ کہاں پر موجود ہوتی ہے؟ یہ جو ڈرائی سرفیسز ہوتی ہیں ان کو پروٹیکٹ کرتی ہے, ان کو ویئر اینڈ ٹیئر سے کسی بھی انجری سے جو ہے ان کو پروٹیکٹ کرتی ہے. یہ اسکن میں ہوتی ہے, ہیئر ہے, نیلز ہے, یہاں پر کیا ہوتی ہے کیراٹن پروٹین ہوتی ہے اور کیراٹینائزڈ اسٹریٹیفائڈ ایپیتھیلیم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, نارملی اس میں کیا ہوتا ہے اس کی آرگنائزیشن کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ جو ٹاپ لیئر ہوتی ہے سیلز کی اس میں کیراٹن پروٹین امبیڈڈ ہوئی ہوتی ہے, فل ہوئی ہوتی ہے, کیونکہ وہ ڈیڈ سیلز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کی کنٹینیوس شیڈنگ بھی ہوتی رہتی ہے. پھر نیچے والے سیلز جو ہوں گے جیسے وہ اوے فرام نیوٹریشن موو کرتے ہیں تو ویسے ہی وہ بھی ڈیڈ ہو جاتے ہیں اور اس میں بھی کیراٹن پروٹین امبیڈڈ ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے. نان کیراٹینائزڈ اسٹریٹیفائڈ ایپیتھیلیم ہے, اس میں کیا ہوتا ہے کیراٹن پروٹین موجود نہیں ہوتی. فنکشن اس کا بھی وہی ہے. کیا فنکشن ہے کہ یہ وہ صرف یہ ہے کہ یہ موئسٹ ڈرائی سرفیسز کو پروٹیکٹ کرتی ہے کیراٹینائزڈ, اور جو نان کیراٹینائزڈ ہوتی ہے یہ کس کو پروٹیکٹ کرتی ہے؟ جو موئسٹ سرفیسز ہوتی ہیں اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے. لائک کنجکٹائیوا آف دا آئی, جو آئی کا کنجکٹائیوا ہوتا ہے جو اس کا وائٹ پورشن ہوتا ہے اس کو یہ پروٹیکٹ کرتی ہے. جو ماؤتھ کی لائننگ ہوتی ہے, اس کے علاوہ جو فیرنکس ہوتی ہے, ایسوفیگس ہوتی ہے, ویجائنا ہوتی ہے, یہ سارے موئسٹ پارٹس ہوتے ہیں باڈی کے, اس کو کیا کرتی ہے نان کیراٹینائزڈ اسٹریٹیفائڈ ایپیتھیلیم کیا کرتی ہے پروٹیکٹ کرتی ہے. جو ٹرانزیشنل ایپیتھیلیم ہوتی ہے, ٹرانزیشنل ایپیتھیلیم اس کے نیم سے اس کو ہم یاد رکھیں گے. ٹرانزیشن کا مطلب ہوتا ہے چینج ہونا ایک شیپ سے دوسری شیپ میں. اب جو ٹرانزیشنل ایپیتھیلیم ہوتی ہے یہ وہاں پر موجود ہوتی ہے ان آرگنز میں, باڈی کے ان پارٹس میں جن کی شیپ کچھ حد تک چینج ہو سکتی ہوتی ہے ڈیپینڈنگ اپون دیئر فنکشن. مینلی یہ یورینری ٹریک میں موجود ہوتی ہے. اس کا جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ اس کے سیلز کی شیپ کون سی ہوتی ہے, پیئر شیپڈ سیلز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اور اس یہ کہاں پر لوکیٹڈ ہوتی ہے یورینری ٹریک میں یہ موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یورینری ٹریک کے کون سے پورشنز ہوتی ہیں؟ جو بلیڈر ہے, یورینری بلیڈر ہوتا ہے, اور یوریٹرز ہوتی ہیں. نارملی ان میں کیا ہوتا ہے اسٹریچ ریسیپٹرز ہوتی ہیں اور یہ اسٹریچنگ وغیرہ ہوتی ہے. جیسے بلیڈر فل کرتا ہے تو اس کے جو اسٹریچ ریسیپٹرز ہوتے ہیں وہ اس کی اسٹریچنگ میں ہیلپ کرتی ہے. وہاں پر یہ کیا ہوتی ہے ٹرانزیشنل ایپیتھیلیم موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے,
तो ये इसका क्या है ओवर व्यू और इसकी टाइप्स बताई हुई हैं कि कौन कौन सी हैं। अब इसका अगर हम ओवर व्यू करते हैं स्टार्टिंग से, तो क्या होता है कि जो एपिथेलियम होता है इसकी दो मेन फॉर्म्स होती हैं, सिंपल होती है या फिर क्या होती है स्ट्रेटिफाइड होती है। अगर सिंपल होगी तो उसमें सिंपल स्क्वेमस है, सिंपल क्यूबॉइडल है, सिंपल कोलमनर है, और अगर स्ट्रेटिफाइड है तो उसमें स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस है और ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है। जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस है उसकी फर्दर दो टाइप्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ केराटिन प्रोटीन, या तो वो केराटिनाइज्ड हो सकती है या वो नॉन केराटिनाइज्ड हो सकती है। अगर वो मौजूद नहीं है केराटिन प्रोटीन तो नॉन केराटिनाइज्ड होगी। ये टिश्यू के बाद जो नेक्स्ट हमने टिश्यू की टाइप डिस्कस करनी है वो क्या है, वो कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, अगर हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो कनेक्टिव टिश्यू क्या है। कनेक्टिव टिश्यू बॉडी में जितने भी टिश्यूज होते हैं, यानी कि इस बुक में हमने पीछे पढ़ा के 4 टाइप्स होती हैं। एपिथेलियल टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है सेकंड पे, और उसके बाद मसल टिश्यू और नर्वस, ये 4 बताए हुए हैं। तो उसमें वो कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट टाइप होती है टिश्यू की जो बॉडी में पाई जाती है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी यानी कि जो वैरायटी है वो भी इसी में पाई जाती है इसके फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो ये 2 चीज़ें आपने याद रखनी है कि सबसे अबंडेंट टाइप कौन सी है टिश्यूज़ की, कनेक्टिव टिश्यू है, और सबसे ज़्यादा डाइवर्स भी कौन सी है, कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक और बात इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इसका जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस होता है, यानी कि जो 2 सेल्स के दरमियान का सब्सटेंस होता है या इंटरसेलुलर मैट्रिक्स भी इसको बोलते हैं, वो क्या होता है, वो ज़्यादा होता है। हमने एपिथेलियल टिश्यू में पढ़ा था कि जो सेल्स होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के वो आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए इंटरसेलुलर जो स्पेसेस होती हैं वो भी कम होती हैं, और जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस होता है या मैट्रिक्स होता है वो भी कम होता है। अब इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस ज़्यादा होंगी, जब स्पेस ज़्यादा होगी तो उसमें क्या होता है, मैट्रिक्स भी ज़्यादा होता है, या सब्सटेंस भी इसको बोलते हैं, वो क्या होगा, वो ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू डैट ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। एग्जांपल्स में क्या है, एग्जांपल में बोन है, ब्लड है और फैट टिश्यूज़ हैं। ये नॉर्मली 3 जो हैं ये इसके एग्जांपल्स में लिए जाते हैं। अब इसके फंक्शन की अगर हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू की, तो उसको हम इसकी एग्जांपल से ही रिलेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले वो क्या कहते हैं कि बाइंडिंग और स्ट्रक्चरल सपोर्ट जो है ये प्रोवाइड करता है कनेक्टिव टिश्यू। अब अगर हम इसको इससे रिलेट करें तो सबसे पहले एग्जाम्पल क्या बताई उन्होंने कनेक्टिव टिश्यू की, बोन का फंक्शन क्या होता है, ये बाइंड करता है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को और इसके अलावा स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो इसके इंटरनल ऑर्गन्स लोकेटेड होते हैं बॉडी में, जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनको क्या करता है, ये प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, ये 2 फंक्शन किससे रिलेटेड हैं, ये बोन से रिलेटेड है। ओके हो गया। नेक्स्ट क्या है, ब्लड है। ब्लड का मेन रोल बॉडी में क्या होता है कि ये ऑक्सीजन की, डिफरेंट गैसेस की, डिफरेंट मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो कनेक्टिव टिश्यू का नेक्स्ट फंक्शन क्या आ गया, ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज रिलेटेड टू द ब्लड। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज द फैट टिश्यूज। फैट टिश्यूज का क्या होता है, फैट की स्टोरेज करते हैं। ठीक है, एडिपोसाइट्स जो होते हैं, एडिपोस टिश्यू जो होता है उसमें क्या होता है, फैट की स्टोरेज होती है, और फैट क्या होता है, ये बॉडी को इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। तो ये इसके एग्जांपल से रिलेटेड ही इसके फंक्शंस हैं, इनके एग्जांपल से ही इसको याद रख लेना है कि क्या, जब हमें एग्जांपल्स पता होंगी तो हम उन्हीं के फंक्शंस जो है लिखेंगे, तो वो क्या होता है, वो कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शंस बन जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि सेल्स कौन कौन से होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में, सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि कनेक्टिव टिश्यू जो होता है इसकी 5 सेल्स होते हैं, 5 टाइप्स होती हैं सेल्स की जो इसमें लोकेटेड होती हैं, जो इसमें मौजूद होती हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इसमें फाइब्रोब्लास्ट होते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट सेल्स होते हैं फैट सेल्स होते हैं, थर्ड पे मैक्रोफेजेस होती हैं, फोर्थ पे ल्यूकोसाइट्स हैं, और फिफ्थ पे इसके जो सेल्स होते हैं वो मास्ट सेल्स हैं। अब हम इन 500 सेल्स की डिटेल पढ़ेंगे कि इनका इस कनेक्टिव टिश्यू में क्या फंक्शन है। फिब्रोब्लास्ट की अगर बात करें तो सबसे जो अबंडेंट टिश्यू था, हमने पीछे देखा कि वो कौन सा था, कनेक्टिव टिश्यू था। लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा कि कनेक्टिव टिश्यू सबसे अबंडेंट और सबसे डाइवर्स टिश्यू की फॉर्म है। इसमें सबसे अबंडेंट जो सबसे ज्यादा पाए जाने वाले सेल्स होते हैं वो कौन से हैं, फिब्रोब्लास्ट हैं। ओके हो गया। नेक्स्ट क्या है कि जो फिब्रोब्लास्ट होते हैं, अगर इनकी शेप की, इनके साइज की बात करें तो ये लार्ज होते हैं। इनका साइज क्या होता है, लार्ज होता है, बट क्योंकि इससे इरेगुलर प्रोसेसेस निकल रहे होते हैं इस सेल से, फिब्रोब्लास्ट से, तो इनकी शेप क्या होती है, इरेगुलर शेप होती है। अब जो फिब्रोब्लास्ट का इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रेटिकुलर फाइबर्स। रेटिकुलर फाइबर्स क्या होते हैं, रेटिकुलर फाइबर्स का इसको इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि जो फिब्रोब्लास्ट होते हैं ना, ये कोलाजन फाइबर्स की सिंथेसिस करते हैं, और अगर कोलाजन फाइबर्स होते हैं वो बहुत ही फाइन यानी कि बारीक नेटवर्क की फॉर्म में, जो मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यूज होते हैं जैसे कि लीवर है, जो एक्टिव टिश्यूज होते हैं बॉडी के, वहां पर जब ये लोकेटेड होते हैं ना वेरी फाइन नेटवर्क की फॉर्म में, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेटिकुलर फाइबर्स। जो कोलाजन फाइबर फिब्रोब्लास्ट बनाएगा जब वो फाइन नेटवर्क की फॉर्म में एक्टिव टिश्यूज में बॉडी में मौजूद होते हैं, तो उसको बोलते हैं कि ये क्या है, ये रेटिकुलर फाइबर्स हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फैट सेल्स हैं। जो फैट सेल्स होते हैं ये एडिपोसाइट्स इनको बोलते हैं, ये इनका सेकंड नेम है, एडिपोसाइट्स बोलते हैं क्योंकि ये एडिपोस टिश्यू में लोकेटेड होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, एडिपोसाइट्स कहते हैं। या तो ये सिंगल फॉर्म में हो सकता है, एक सिंगल हो सकता है, या फिर फैट सेल्स क्या होते हैं, ग्रुप्स में होते हैं, ठीक है। और इनके साइज और शेप की अगर हम बात करें तो इनका साइज और इनकी शेप जो होती है वो वेरी करती है, वो चेंज होती है। स्मॉल भी हो सकते हैं, लार्ज भी हो सकता है, रेगुलर भी हो सकता है, इरेगुलर भी हो सकता है। अब वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि फैट की कितनी अमाउंट जो है वो इनमें स्टोर है, उसके अकॉर्डिंग जो है इसको क्लासीफाई करते हैं कि साइज क्या होगा इनकी और शेप क्या होगी। नेक्स्ट सेल जो है वो मैक्रोफेजेस है। मैक्रोफेजेस की शेप क्या होती है, इरेगुलर होती है। जो नेक्स्ट सेल्स हैं आपके पास वो मैक्रोफेजेस हैं। जो मैक्रोफेजेस होती है ये थर्ड टाइप है सेल्स की जो कनेक्टिव टिश्यू में मौजूद होती है। इनकी अगर हम शेप की बात करें ना तो इसकी शेप क्या होती है, इरेगुलर होती है। मैक्रोफेजेस की शेप इरेगुलर होती है और इनकी जो साइटोप्लाज्म होती है उसमें ग्रैन्यूल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। अब जो मैक्रोफेजेस होते हैं इसमें क्या होता है कि ये फिक्स्ड भी हो सकते हैं, मोटाइल भी हो सकते हैं। फिक्स का मतलब क्या है कि एक ही जगह पर मौजूद होंगे, और मोटाइल का मतलब क्या है कि ये जो हैं वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव कर सकते हैं। मोटिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट। अब इनका जो रोल होता है वो इंपॉर्टेंट होता है डिफेंस मैकेनिज्म में। डिफेंस में ये किस तरह से रोल प्ले करते हैं, फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है जो ये परफॉर्म करते हैं। ये बात हमने पहले भी इम्यून सिस्टम में जो है वो पढ़ी होगी कि जो होते हैं ना मैक्रोफेजेस ये फैगोसाइटोसिस करते हैं। फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस क्या होता है कि जब भी कोई एंटीजन, कोई एक्सटर्नल पार्टिकल, कोई फॉरेन बॉडी आपकी बॉडी में एंटर होती है तो मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, वहां पर मूव करते हैं। अगर ये मोटाइल हैं तो, अगर फिक्स्ड है तो अपने ही जगह पर रहेंगे, और अगर मोटाइल है तो वहां पर ये मूव कर जाएंगे और उसको जाकर इनगल्फ करके उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि वो बॉडी में नुकसान ना दे सके। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं फैगोसाइटोसिस। और जो मैक्रोफेजेस होता है इसकी अगर लोकेशन की बात की जाए तो सबसे ज्यादा ये अबंडेंट कहाँ पर होती हैं, लीवर में, लिम्फ नोड्स में, स्प्लीन में, ब्रेन में। इन पार्ट्स में क्या होता है कि जो मैक्रोफेजेस होते हैं ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अब जो नेक्स्ट टाइप है सेल्स की जो कि मौजूद होती है इसमें कनेक्टिव टिश्यू में, जो नेक्स्ट टाइप सेल की होती है वो क्या होती है, ल्यूकोसाइट्स होते हैं। ल्यूकोसाइट्स को वाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। और ये क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो हैं वो पाए जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स फिब्रोब्लास्ट, और सबसे कम अमाउंट में ल्यूकोसाइट्स पाए जाते हैं। अब जो न्यूट्रोफिल्स और बी लिम्फोसाइट्स है, ये वाला पॉइंट आपने समझना है कि न्यूट्रोफिल्स और बी लिम्फोसाइट्स ये दोनों टाइप्स हैं ल्यूकोसाइट्स की। इनका फंक्शन डिफरेंट है। जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, जब भी किसी भी साइट पर इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पर न्यूट्रोफिल्स जाकर मूव कर जाते हैं। उस साइड पर मूव करके जो एंटीजन होता है उसको ये क्या करते हैं, या डर्ट और डेब्रीज जो भी होती है उसको ये क्या करते हैं, इनगल्फ कर देते हैं ताकि इन्फेक्शन जो है वो एक साइड से दूसरे साइड में मूव ना करे, ठीक है। और बी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है बॉडी में एंटीबॉडीज की सिंथेसिस में, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो लास्ट वन टाइप है सेल्स की जो इसमें मौजूद होते हैं वो है मास्ट सेल्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो मास्ट सेल्स होते हैं ये सिमिलर होते हैं बेजोफिल सेल से। बेजोफिल सेल्स क्या होते हैं, बेजोफिल सेल जो होते हैं ये व्हाइट ब्लड सेल्स की टाइप्स होती है। ये आपने याद रखना है कि मास्ट सेल किससे रिजेंबल करते हैं, ल्यूकोसाइट्स की कौन सी टाइप्स होती है, बेजोफिल सेल्स होती है, जिससे ये क्या करता है, रिजेंबल करता है। मास्ट सेल सबसे ज़्यादा कहाँ पर मौजूद होते हैं, सबसे ज़्यादा ये उन पार्ट्स में होते हैं जिनका क्या होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ एक्सपोजर ज़्यादा होता है। जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, इससे फूड हम इनटेक करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक से इसका एक्सपोजर ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो स्किन है, इसका एक्सपोजर ज़्यादा होता है। जो आउटसाइड एनवायरनमेंट है तो वहाँ पर क्या होता है, मास्ट सेल सबसे ज़्यादा मौजूद होते हैं। इसकी भी साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स होते हैं, जैसे कि पीछे बताया गया था आपको कि जो सेल्स होते हैं उसकी क्या होती है, साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स होते हैं। यहाँ पर ये जो हैं जो मैक्रोफेजेस सेल्स हैं इनकी भी साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, ग्रैन्यूल्स होते हैं। और जो नेक्स्ट सेल्स हैं आपके पास जो मास्ट सेल्स हैं इनकी भी साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, ग्रैन्यूल्स होते हैं। अब इसके ग्रैन्यूल्स की कंपोजिशन भी बताई गई है। कंपोजिशन क्या होती है कि या तो इसमें हिस्टामिन एक सब्सटेंस होता है वो मौजूद होता है, या फिर हेपरिन मौजूद होगा इन ग्रैन्यूल्स में। हेपरिन क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये ब्लड को कोएगुलेट होने से, उसको क्लॉट होने से प्रिवेंट करता है। और जो हिस्टामिन होता है ये क्या करता है, लोकल और जो जनरल इन्फ्लामेशन होती है उसमें इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। लोकल क्या होती है, एक ही साइड पर जो इन्फ्लामेशन होती है, और जनरल जो ज़्यादा एरिया को इफेक्ट करती है। इसके अलावा इसका रोल होता है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस और एलर्जीज में हिस्टामिन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब हाइपर सेंसिटिविटी और एलर्जी क्या होती है, जैसे कि कोई डस्ट पार्टिकल है या कोई भी जो है पोलन है वो आपकी बॉडी में एंटर हो गया। अब वो बॉडी में नुकसान तो नहीं दे सकता, लेकिन है तो वो फौरन ही बॉडी जो इम्यून सिस्टम होता है वो उसको रिकॉग्नाइज करता है कि ये फॉरेन पार्टिकल है, और उसके रिस्पॉन्स में एक रैपिड इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करवाएगा। तो उसके नतीजे में क्या होती है, हाइपर सेंसिटिविटी होती है, एलर्जीज
हो जाती हैं। हाइपर सेंसिटिविटी का बेसिकली मतलब ये होता है कि ज़्यादा सेंसिटिव हो जाना, यानी कि जो इम्यून सिस्टम है वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। नॉन जो डेंजरस सब्सटेंसेस होते हैं उनके लिए भी वो ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स कॉज करता है। अब यहाँ पर ये डीग्रेनुलेशन का एक प्रोसेस होता है मास्ट सेल्स में। जो ग्रैन्यूल्स होते हैं ना, अब इनमें जो हिस्टामिन होती है और हेपारिन होती है वो पैक्ड फॉर्म में होती है। अब जब ये रिलीज होगी तो ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं, वो पहले ब्रेक डाउन होगी ग्रैन्यूल्स की, फिर ये सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं डीग्रेनुलेशन। ठीक है, तो ये डीग्रेनुलेशन का प्रोसेस है इसमें। अब 5 टाइप्स जो थी सेल्स की जो कनेक्टिव टिश्यू में मौजूद होती हैं वो क्या हो गया, पूरा हो गया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, लूज और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये दोनों एक ही कनेक्टिव टिश्यू की टाइप्स होती हैं। सबसे ज़्यादा जनरलाइज्ड फॉर्म में जो कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है वो लूज या एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसकी अगर कंपोजिशन की बात करें तो इसका जो मैट्रिक्स होता है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, सॉलिड नहीं होता, वो क्या होता है, सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है। और उसमें भी वही सेल्स पाए जाते हैं जो पीछे हमने पढ़ा था कि पाए जाते हैं जनरल कनेक्टिव टिश्यू में जितने भी 5 टाइप्स होती हैं सेल्स की, इसी में भी वही पाई जाती हैं। और जनरलाइज्ड फॉर्म होती है सबसे ज़्यादा कौन सी है, लूज या एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। पीछे आपको बताया गया, तो मतलब ये है कि बॉडी के जितने भी तकरीबन पार्ट्स होते हैं उन सब में क्या होता है, ये मौजूद होता है। ठीक है, एडिपोज टिश्यू की बात करते हैं। जो एडिपोज टिश्यू होता है ना, इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसके जो सेल्स होते हैं उनको एडिपोसाइट्स बोलते हैं। और इसके अलावा इसमें जो मैट्रिक्स मौजूद होता है ना, जो मतलब इंटरसेलुलर सब्सटेंस होता है, वो क्या होता है, वो लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो ये क्या है, ये इसकी कंपोजिशन है। इसकी टाइप्स की बात करें तो इसकी 2 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 इज द वाइट एंड नंबर 2 इज द ब्राउन। वाइट एडिपोज टिश्यू और ब्राउन एडिपोज टिश्यू जो हैं, ये 2 इसकी टाइप्स हैं। वाइट एडिपोज टिश्यू अगर हम जनरल और एक हेल्दी पर्सन की बात करें तो उसमें 20 to 25% मौजूद होता है। लेकिन अगर ओबीज है तो उसमें ये ज़्यादा होगी परसेंटेज, और अगर अंडरवेट है तो उसमें क्या होगी, ये परसेंटेज कम होगी। जो इसका मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है कि ये केमिकल एनर्जी की स्टोरेज करता है। हार्मोन होता है लेप्टिन जिसकी ये प्रोडक्शन करता है। लेप्टिन हार्मोन क्या होता है, किडनी को उसका फंक्शन परफॉर्म करने में ये हार्मोन हेल्प करता है, और ये वाइट एडिपोज टिश्यू से प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा इंसुलेशन जो होती है ये तो फिर एडिपोज टिश्यू का बेसिक काम ही यही है, इंसुलेशन। ये इसके क्या है, एक्स्ट्रा वर्क्स हैं जो वाइट एडिपोज टिश्यू परफॉर्म कर रहा होता है। अब ब्राउन की बात करें तो ब्राउन में क्या होता है, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। जो ब्राउन फैट होती है एज कम्पेयर टू डेट ऑफ वाइट, तो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, तो मतलब क्या है कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की अमाउंट भी ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके पास एक्सटेंसिव कैपिलरी नेटवर्क होता है। और इसके अलावा क्या है कि इसकी अमाउंट जो होती है इन्फेंट्स में ज़्यादा होती है ब्राउन फैट की। लेकिन जैसे जैसे एज ज़्यादा होती है तो अडल्ट की तरफ जाते हैं, एज इंक्रीज़ होती है, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि ब्राउन फैट जो होती है वो बॉडी से डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब जो एडिपोज टिश्यू है उसके बाद जो नेक्स्ट टिश्यू है वो आपके पास है लिम्फॉइड टिश्यू। इन टिश्यूज़ का सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया हुआ है क्योंकि आगे पूरा लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो एक्सप्लेन किया गया है, वहाँ पर सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, तो लिम्फॉइड टिश्यू की बात करें तो ये कहाँ पर मौजूद होता है, ये मौजूद होता है वहाँ पर जहाँ पर, क्योंकि इसका डिफेंस में इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो जहाँ पर बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म की ज़रूरत होगी, डिफेंस जो है वो प्रोवाइड करना मकसद होगा, वहाँ पर इसकी अमाउंट भी ज़्यादा होती है लिम्फॉइड टिश्यू की। जैसे कि लिम्फॉइड टिश्यू की एग्जांपल, जो बेस्ट एग्जांपल है वो टॉन्सिल्स हैं जो कि माउथ में मौजूद होते हैं, क्योंकि माउथ में जो भी हम सब्सटेंसेस लेकर जाते हैं एयर भी माउथ के जरिए मूव करती है, और इसके अलावा जो नोज़ के साथ साथ यानी कि माउथ के जरिए भी एयर जो होती है वो मूव करती है। रेस्पिरेटरी ट्रैक का पार्ट है ये भी। ठीक है, और इसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक का भी पार्ट है। तो टॉन्सिल्स क्या होते हैं, वो यहाँ पर मौजूद होते हैं ताकि जो भी एक्स्ट्रा सब्सटेंस अगर कोई आ जाता है जो इनटेक किए जा रहे हैं सब्सटेंस, तो उसको वहीं पर किल कर दे, ख़त्म कर दे। कंपोजिशन की बात करें तो इसका भी सेमी सॉलिड मैट्रिक्स होता है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें ब्रांचेस होती हैं रेटिकुलर फाइबर्स की। रेटिकुलर फाइबर्स क्या होते हैं, ये पीछे आपको एक्सप्लेन किया था फिब्रोब्लास्ट में। ठीक है, एंड नेक्स्ट इसमें क्या होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ये इसकी कंपोजिशन